Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And we are here back with the part 6 of the chapter, that is 74th amendment, and the chapter name is local governments. Till now we have completed 5 parts of the similar chapter, and I hope all those videos you have seen and all the parts are clear to all of you. In last class we have discussed all the constitutional provisions which are related to 73rd amendment, along with that which we have introduced to make our local government more strong, right? We have understood that there is separate provision, there is state election commission, along with that we have also discussed state finance commission, right? I hope that part is clear to all of you. After that, now see 73rd amendment, that was basically related to the rural areas. So if the powers will be distributed to the villages, so how the cities can be unaware about that, right? Of course the development will be reaching to the cities areas also. Okay, so what we are going to discuss today, अब हम इसका एक्सटेंशन रीड करेंगे. 73rd अमेंडमेंट में हम लोगों ने क्या किया, जो रूरल एरिया से रिलेटेड है. अब क्या रीड करेंगे, जो हमारा अर्बन एरिया से रिलेटेड है, राइट? अब देखो 74th अमेंडमेंट, as we mentioned earlier, the 74th amendment deal with urban local bodies और नगर पालिकास. बेसिकली क्या होता है, 73rd आपने किसके रिगार्डिंग देखा, स्पेशली विलेजेस एरिया के रिगार्डिंग. अब ये किस चीज के रिगार्डिंग है, ये रिगार्डिंग है आपका अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग, स्पेशली नगर पालिका है ना. नगर की जो नगर पंचायत होती हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, राइट? आप लोगों ने सारे वर्ड सुने होंगे ना. तो उसी चीज के रिगार्डिंग अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन हुई, राइट? अब देखो क्या है, व्हाट इज एन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया बेसिकली आप सिटीज वगैरह किसको कंसीडर करते हो, राइट? अब देखो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ बिग सिटी लाइक मुंबई और कोलकाता, ये तो क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, है ना. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना. तो उनको तो आइडेंटिफाई इजी हो जाता है करना. बट इट्स नॉट सो इजी टू से दिस अबाउट सम वेरी स्मॉल अर्बन एरियाज दैट आर समवेयर बिटवीन अ विलेज एंड द टाउन. लेकिन क्या उतना बोल पाना उनके लिए इजी है जो बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज में हैं, जो मतलब गांव से बड़े हैं और एक छोटे से टाउन के रूप में कन्वर्ट हो गया. आप लोगों ने देखा होगा ना कि धीरे धीरे पहले क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीजें क्या हो जाती है, टाउन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. आप लोगों ने देखा होगा, राइट? तो ये है क्या बेसिकली, द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन एंड. अब देखो अर्बन एरिया होता है क्या है वो समझो. अब आप क्या है, द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस एन अर्बन एरिया एज हैविंग. सबसे पहले तो देखो क्या होना चाहिए अर्बन एरिया जिसको आप डिफाइन करते हो, आ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000. सबसे पहले तो पॉपुलेशन 5000 की होनी चाहिए, राइट? मतलब कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना जिसके बाद आप बोलते हो कि ये सिटीज हैं, राइट? तो जब आप अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग बात करोगे तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपकी पॉपुलेशन दैट शुड बी एटलीस्ट 5000, right? At least 75% of the male working population engaged in non-agricultural occupation. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो 75% मेल मेंबर हैं स्पेशली, वो क्या होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. क्योंकि आप लोगों ने देखो सुना होगा भारत गांव में बसता है और गांव में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है, मोस्टली दैट इज एग्रीकल्चर. लेकिन आपको अगर आप सिटीज की बात करें तो सिटीज में क्या होगा, अर्बन एरियाज में क्या होगा, जहां पर लोगों का ऑक्यूपेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है. समझा, मतलब 75% से ज्यादा मेल मेंबर का जो ऑक्यूपेशन है दैट इज नॉन एग्रीकल्चर, राइट? उसके अलावा आर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% एज पर स्क्वायर किलोमीटर. और ऑफ कोर्स देखो अगर कोई रूरल एरिया है तो वहां पर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया की बात करें तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी ना वहां पे. इसलिए वहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वहां पे ऑफ कोर्स क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी. गेटिंग माय पॉइंट, जहां पर ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा वहीं पर तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना, तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी. तो यहाँ पर देखो आपकी एटलीस्ट जो पॉपुलेशन की डेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. ये आपकी डेंसिटी होनी चाहिए, राइट? As per the 2011 census, about 31% of India's population live in urban areas. और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की काउंटिंग हर बार 10 years के बाद होती है ना. आप लोगों ने सुना होगा सेंसस होते हैं, सेंसस के डेटाज आते हैं, तो बेसिकली कितने ईयर्स के बाद होती है, 10 years के बाद, राइट? तो इसमें क्या है कि जो हमारी कंट्री है उसकी 31% पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है, अर्बन एरियाज में रहती है,
समझ आया? आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जब आपने 74th अमेंडमेंट की बात की तो ये क्या है, इट इज रिलेटेड टू अर्बन एरिया। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअली में आपने अर्बन एरिया की कैटेगरी में रखा किसको है ना? कौन से पार्ट को आपने माना कि वो अर्बन एरिया है। फिर आपने स्टडी किया कि हमने पहले तो क्या देखा, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया देखा। फिर जो इंपॉर्टेंट टास्क आप लोगों ने देखा वो लोगों का ऑक्यूपेशन, कि एक तो आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए मोर देन 5000। उसके अलावा फिर आप लोगों ने क्या देखा, जिनका ऑक्यूपेशन है दैट शुड बी एक्सेप्ट इन एग्रीकल्चर, है ना, मोर देन 75% ऑफ द पीपल दे शुड बी एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। उसके अलावा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑल्सो शुड बी मोर, फाइन, पॉपुलेशन भी वहां पर, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। ओके और जो हमारे 2011 के डेटाज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी कंट्री की 31% जो पॉपुलेशन है वो कहां रह रही है, अर्बन एरियाज में रह रही है, राइट। फिर देखो क्या हुआ, इन मैनी वेज द 74th अमेंडमेंट इज अ रिपीटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। अब देखो बेसिकली रिपीटेशन ही है, रिपीटेशन क्यों है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट वो हमने विलेजेस से रिलेटेड कर दिया, रूरल एरिया से रिलेटेड कर दिया। अब जब अर्बन एरियाज में चीजें होंगी तो उनके रिलेटेड भी तो हमको कुछ करना पड़ेगा ना। तो 74th अमेंडमेंट क्या है, रिपीटेशन हो गया 73rd अमेंडमेंट की, राइट, एक्सेप्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज। और किससे रिलेटेड, किससे डिफरेंट है ये, किस वे में डिफरेंट है ये 73rd अमेंडमेंट से, कि वो आपका रूरल एरिया से रिलेटेड है और ये आपका अर्बन एरिया से रिलेटेड है। अदरवाइज सब्जेक्ट्स विल बी द सिमिलर ना, कि जो आपके लोकल बॉडी से रिलेटेड है, लोकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, लोकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, right? All the provisions of the 73rd amendment relating to the direct elections, reservation, transfer of subject, state election commission and state finance commission are incorporated in the 74th amendment also and thus apply to nagar palikas। आप लोगों ने देखो 73rd amendment में सारी चीजें पढ़ी ना, इलेक्शंस कैसे होता है, वी हैव डिस्कस्ड कि उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। फिर हम लोगों ने रिजर्वेशन देखा, रिजर्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, एससी के लिए रिजर्वेशन होगा, एसटी के लिए रिजर्वेशन होगा, स्पेशली 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट दैट इज आल्सो सिमिलर हियर। अब ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ा, देखो ये वाली जब लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो 11th की बजाय 12th शेड्यूल में मेंशन होंगे, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें फाइन। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके अलावा जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन था, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे अर्बन एरियाज के इलेक्शन को करवाना। तो अर्बन एरियाज के इलेक्शन कौन करवाएगा, द सिमिलर बॉडी दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये किससे रिलेटेड है, ये इनकॉर्पोरेटेड है 74th अमेंडमेंट से भी, और ये ऑल्सो एंड द सप्लाई टू नगर पालिकास, और इसलिए किससे रिलेटेड हो गए, नगर पालिका से, मतलब अर्बन एरिया से रिलेटेड हो गए, राइट। उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज। हमने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ी थी ना कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने कुछ सब्जेक्ट्स को ना ट्रांसफर करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लिस्ट बताई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एंड दीज फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या एक चीज बड़े अच्छे से दिमाग में रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, राइट। 11 शेड्यूल हमने बेसिकली किस चीज के रिगार्डिंग पढ़ी, जो आपके कौन से रूरल एरिया से रिलेटेड है। उसमें वो वाले सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है जो स्टेट गवर्नमेंट रूरल जो गवर्नमेंट्स होंगे ना उनको हैंड ओवर करेंगी, उनको ट्रांसफर करेंगी। अब यहाँ क्या है 12 शेड्यूल में, क्या है 12 शेड्यूल में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसको जो आपके अर्बन एरियाज होंगे ना उनको हैंड ओवर करेगी। समझ आया? तो याद रखना 11 शेड्यूल दैट इज रिलेटेड टू रूरल एरियाज एंड 12 शेड्यूल दैट इज रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज। फाइन, आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ऑन ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स यू कैन से कि सिमिलर है 73rd अमेंडमेंट के, क्योंकि वो भी लोकल बॉडी से रिलेटेड है, ये भी लोकल बॉडी से रिलेटेड है। डिफरेंस इतना है वो रूरल से रिलेटेड है, अर्बन से रिलेटेड है। अदरवाइज रिजर्वेशन, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, रिजर्वेशन, इलेक्शन, ऑल द प्रोसीजर इज सेम। समझ आया? एक शेड्यूल आपको दिमाग में रखनी है, उसके लिए 11 शेड्यूल है, और 74th अमेंडमेंट के लिए देयर इज 12th शेड्यूल। फाइन,
अब रीड करेंगे कि इनका इंप्लीमेंटेशन हुआ कैसे, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे कैसे इन चीजों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इनमें मेंशन होती हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, राइट? इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? अब देखो, ऑल स्टेट्स हैव नाउ पास्ड अ लेजिस्लेशन टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। अब सारे स्टेट क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास किया है किसके रिगार्डिंग, अपने अपने जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है ना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो सारे के सारे स्टेट्स को माननी पड़ेंगी चीजें, है ना, बिकॉज वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दैट. So during the 10 years since these amendments came into force, 1994 to 2004, most states have had at least 2 rounds of election of the local bodies. क्योंकि देखो 1993 में हम लोगों ने सारी चीजें की हैं, है ना, तो तब से लेके जब 1994 से और 2004 के बीच का आप टाइम पीरियड देखते हो ना, तो लगभग सभी ने 2-2 राउंड पूरे कर लिए अपने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, राइट? जैसे कि स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड अ फ्यू अदर हैव इन फैक्ट हेल्ड 3 इलेक्शन सो फार. क्योंकि देखो अगर आप ये पढ़ते हो ना राजस्थान, तो राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर. नागौर डिस्ट्रिक्ट से पहली बार लोकल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, राइट? और जो बाकी पार्ट्स हैं कंट्रीज के, वहां पर 2 राउंड्स कंप्लीट हुए, राइट? अब देखो फिर क्या है, टुडे देयर आर मोर देन 600 जिला पंचायत, इससे ज्यादा मतलब इससे 600 से ज्यादा जिला पंचायत है हमारे पास, अबाउट 6000 ब्लॉक्स और इंटरमीडिएटरी पंचायत, राइट? 6000 से ज्यादा हमारे पास क्या है, ब्लॉक. आप लोगों ने पढ़ा था ना, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे पास क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है ना. इन द सिमिलर मैनर आपके पास नगर पंचायत होगी, नगर पालिका, नगर परिषद, आप लोगों ने वर्ड सुनोगे ना, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो अगर आप उन सबको मिलाओगे तो 6000 से ज्यादा ब्लॉक और इंटरमीडिएटरी पंचायत हो जाती हैं एंड 2,40,000 ग्राम पंचायत. मतलब ये सिर्फ, ये देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर सिर्फ रूरल एरिया की बात हो रही है, जहां पर आपकी जिला पंचायत कितनी है, 600 है. ब्लॉक वाली कितनी है, जिसको आपने पंचायत समिति बोला है, ब्लॉक पंचायत बोला है, कुछ जगह पे उसको मंडल भी बोल देते हैं, वो कितनी है, दैट इज 6000, मोर देन 6000 जो इंटरमीडिएटरी वाली है, राइट? और ग्राम पंचायत 2,40,000, वो क्या है, आपकी ग्राम पंचायत है. ये किसकी पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ रूरल एरियाज. और एंड ओवर 100 सिटीज कॉर्पोरेशन, 1400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एंड ओवर 2000 नगर पंचायत इन द अर्बन इंडिया. मतलब हमारे यहाँ क्या है, 100 से ज्यादा तो क्या है, सिटी कॉर्पोरेशन है. मैंने आप लोगों को क्या बताया, म्यूनिसिपल काउंसिल और फिर कॉर्पोरेशन होती है, राइट? नगर पंचायत देखो जो छोटा स्टेप है, राइट? फिर बीच का स्टेप म्युनिसिपल काउंसिल, जहां पर पॉपुलेशन कम है, और कॉर्पोरेशन कहां पर बनेगा, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? तो हमारे यहाँ क्या है, 400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज हैं और मतलब नगर पंचायत कितनी है, 2000 से भी ज्यादा, राइट? मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 years. अब देखो सबसे बड़ा डेटा कि 32 लाख मेंबर हम क्या करते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्ट करते हैं. तो अब ये देखो, अगर ये हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डेटा क्या किया, इलेक्टेड मेंबर्स का बनाया है. एंड व्हाई वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेसी ना, और हम उस डेमोक्रेसी को बिल्कुल ग्रास रूट तक लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि एक एरिया जो है उस पर कंप्लीटली सर्विलेंस हो सके, उसके हर एक एस्पेक्ट को हम चेक कर सकें, उसके हर एक एस्पेक्ट के ऊपर वर्क कर सकें. क्योंकि अब देखो अगर इतने सारे मेंबर्स हैं, 32 लाख मेंबर तो इलेक्टेड हैं, कई कंट्री की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी, और हमारी कंट्री में इतने मेंबर्स इलेक्टेड हैं, और वो भी किससे रिलेटेड है, लोकल बॉडी से रिलेटेड है. समझ आया? और इसके अलावा जो स्टेट पे रह गए वो अलग, नेशनल लेवल के वो अलग है. तो इट मीन सोच के देखो इन हाउ मच, इन यू कैन से इन विच मैनर वी हैव वर्कड फॉर द डेमोक्रेसी. यू कैन अंडरस्टैंड इट ना, कि कितने सारे लोग हमारी कंट्री में इलेक्टेड ही लोग होते हैं, फाइन. और अगर इतने सारे लोग इलेक्टेड हैं तो ऑफ कोर्स जो डेमोक्रेसी है, हमने फाइनली उसको कहां तक लेके पहुंच गए हैं, हम लोग उसको ग्रास रूट तक लेके पहुंच गए हैं, और एक्चुअल में हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? मतलब अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड टायर भी है ना हमारा, 3 टायर स्ट्रक्चर बोलते हैं हम गवर्नमेंट की, वहां के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है. हम लोगों ने पढ़ा ना, ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट? मतलब लोकल गवर्नमेंट को बना तो दिया जाता है इन मैनी ऑफ द कंट्रीज, बट उनको ना पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है.
बट हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर क्यों यूनिक है? क्योंकि हम लोगों ने ना सिर्फ लोकल बॉडीज को बनाया है बल्कि उनको पावर भी ग्रांट की है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। समझ आया? अब देखो, ऑफ दीज एटलीस्ट 13 lakhs आर वुमेन। और सबसे बड़ी चीज देखो, हम लोगों ने क्या बोला कि 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द विमेन। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या निकला? इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये निकला कि अब विमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। राइट? पहले जहां उनको क्या किया जाता था, दे हैड टू स्टे इन द हाउसेज ओनली। जैसे ही प्रोविजन हुआ दैट इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी 1/3 रिजर्वेशन, है ना? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? इसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि नाउ फीमेल्स आर पार्टिसिपेटिंग एंथुजियास्टिकली। और रिजल्ट आपके सामने है कि 13 lakhs फीमेल्स हैं। राइट? अब देखो और क्या है, इन स्टेट असेंबली एंड द पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना? इसके अलावा क्या है, विमेन्स आपकी क्या, इन द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इतने सारे मेंबर्स आपके पास होते हैं, है ना? उसके अलावा विद लोकल बॉडीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। लेकिन लोकल बॉडीज की वजह से क्या होगा? क्योंकि देखो, अगर आप देखते हो तो 538 to 543 के बीच में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना? इतने मेंबर्स के लिए 250 हमारी राज्यसभा की सीट्स होती हैं। फिर अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सीट्स होती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। राइट? सबसे ज्यादा यूपी में 400 के अराउंड है। तो ये सारी की सारी चीजों को अगर आप मिला देते हो, 5000 वो मेंबर्स अलग से इलेक्टेड होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखो फिर क्या है, विद लोकल बॉडीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब सबसे ज्यादा क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ द लोकल बॉडीज ओनली। समझ आया? क्योंकि लोकल बॉडीज में आप लोगों ने क्या पढ़ा, 32 lakhs मेंबर्स हैं। तो इसकी वजह से जो नंबर था ना, इनका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ और उसका इंपॉर्टेंस भी मिला। इंपॉर्टेंस क्या हुआ उसका, कि हमारे सारे के सारे एस्पेक्ट, चाहे वो लोकल एरियाज के क्यों नहीं है, उनको भी इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गया। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। समझ आया? गॉट इट? क्लियर? अब उसके अलावा देखो, द 73rd and 74th amendments have created uniformity in the structure of पंचायती राज and नगर पालिका institutions across the country। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट होगी वो चीजें, वो हरियाणा में नहीं इंप्लीमेंट होंगी, हरियाणा में इंप्लीमेंट होगी तो वो तेलंगाना में इंप्लीमेंट नहीं होंगी। तो वो वाली चीजें नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है, यूनिफॉर्मेलिटी, है ना? यूनिफॉर्मिटी है हमारी स्ट्रक्चर्स में। हमारे कंट्री में हर एक जगह पे क्या होंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनेगी पंचायती राज की, है ना? और वो पूरी की पूरी कंट्री के लिए स्ट्रक्चर होती है। The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in government। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि अचीवमेंट है हमारी कंट्री में, क्योंकि हम देखो लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रहे हैं ना, हम डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहे हैं। एंड लॉट ऑफ द पीपल दे आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, है ना? बहुत सारे लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम, we are working for the people participation in the government। Getting my point? So all these things are happening। Fine? तो ये जो local institutions है हमारी कंट्री में, इसने बहुत significant achievement gain की है। और सबसे अच्छी achievement कि हम लोगों ने लोगों के participation को government में ensure कर दिया। Fine? Clear? अब इसके अलावा the provision for reservation for women at the पंचायत and नगर पालिका has ensured the presence of a significant number of women in local bodies। और देखो, जैसे हम लोगों ने रिजर्वेशन का नाम लिया ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोकल बॉडीज के अकॉर्डिंग देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर एससी कैटेगरी, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन, जिसमें आपने एससी का नेम पढ़ा, एसटी का नेम पढ़ा, फीमेल्स का नेम पढ़ा। राइट? तो अब देखो, जैसे हम लोगों ने ये बोल दिया कि हमारी कंट्री में क्या होगा, फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन होगी, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होना शुरू हो गया, उसका इंपॉर्टेंस ये होना शुरू होगा कि नाउ द फीमेल्स दे आर नॉट डूइंग डोमेस्टिक चोर्स ओनली। अब वो कंट्री की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड इफ दे आर एबल टू गेट द इलेक्शन, इफ दे आर एबल टू विन द इलेक्शन स्पेशली इन लोकल लेवल, तो क्या करेंगे, देयर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड अप। और फिर वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू कम इन द कंट्री इन द पॉलिटिक्स, राइट? इन द स्टेट लेवल ऑल्सो, इन द नेशनल लेवल ऑल्सो। और अब तो हमारी कंट्री में क्या हो गया है, अब तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के लिए भी पास होगी ना चीजें, लोकसभा के लिए कि 1/3 रिजर्वेशन होगी। राइट? सो ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। इट मींस इसकी वजह से सबसे जो एक गुड इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज द इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यू कैन से,
हमारी कंट्री में क्या हैपन हो रहा है, फीमेल आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, उनका भी सिग्निफिकेंटली नंबर इंक्रीज हुआ है इन द गवर्नमेंट, right? So as this reservation is also applicable for the position of sarpanch and adhyaksh, a large number of women elected representatives have come to occupy this position. और सबसे अच्छी चीज क्या है कि women just they are not becoming the members, जैसे कि वो member बन गई, जैसे कि वो आपकी ward member बन गई, that is not happening. Except this because we have reserved the post of अध्यक्ष और सरपंच, वो सीट्स हम लोगों ने रिजर्व करके रखी है फीमेल्स के लिए, उनकी सीट्स की रोटेशन होती है, और अगर उन सीट्स की रोटेशन हो रही है तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, उसका एडवांटेज ये है कि फीमेल सरपंच भी बन रही हैं और वो अध्यक्ष भी बन रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर ऑक्यूपाइंग दिस काइंड ऑफ पावरफुल पोजिशन ऑल्सो. और अब तो आप देख रहे हो हमारी कंट्री की तो प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट में क्या है, ऐसी ट्राइबल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली फीमेल ही है, राइट? तो कहीं ना कहीं सारी चीजें किस चीज का इंपैक्ट है, कहीं ना कहीं बिकॉज वाई द फीमेल आर एबल टू कम इन द पॉलिटिक्स, ये इसी चीज का इंपैक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, है ना? अब देखो फिर क्या है, देयर आर एटलीस्ट 200 women अध्यक्ष इन जिला पंचायत, अब इनकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है. अनदर 2000 women हु आर प्रेसिडेंट इन द ब्लॉक और तालुका पंचायत, एंड मोर देन 80,000 women सरपंच इन ग्राम पंचायत. और देखो पॉसिबल क्यों हुआ है, all these things are possible due to reservation only, otherwise in patriarchal society it is not possible कि जो females हैं उनको dominance करने दिया जाए इतना easily. So it is just because of the reservation concept, right? And it has given a significant, you can say, positive aspect, है ना, because of which we are able to achieve gender equality in real basis, राइट? तो 73rd और 74th अमेंडमेंट को जब आप बोलते हो ना कि हमने इसको इंप्लीमेंट किया, तो वी हैव डेवलप्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. हमने सिर्फ ना लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं किया, उनको ही फाइंड आउट नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने इसके थ्रू, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई किया और उनको भी सोल्यूशन दिया है. फॉर एग्जाम्पल जेंडर बायसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमने इसको इरेडिकेट करने की कोशिश की है. हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने की कोशिश की, बिकॉज वी हैव रिजर्व द सीट्स फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटीज ऑल्सो ना. तो इससे क्या हो रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप यहां तक क्लियर है. अब देखो यहाँ पे अब देखो आमरा गाम्या आमीराज, मतलब देखो ये और लैंग्वेज में लिखा हुआ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें लिखा हुआ है हमारा गांव हमारा राज, अपना गांव अपना राज, है ना? तो बेसिकली क्यों दिखा रहा है आपको, ये भी ऑफ कोर्स दिखा रहा है लोकल गवर्नमेंट. देखो जो स्टेट में बैठे हैं इलेक्ट होके, या फिर जो सेंटर में बैठे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू, दे आर नॉट डायरेक्टली एबल टू अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू योर एरिया ना. ऑल्दो हम लोगों ने देखो एमएलएज होते हैं, हमने कोशिश की कि वो हमारे एरियाज के पीपल होते हैं, बट इवन देन वो आपसे उतना कनेक्टेड नहीं होगा ना जितना आपके विलेज का पीपल है, जितना आपके टाउन का पीपल है, उतना कनेक्टेड नहीं हो सकता ना. इसलिए अगर हम लोग अपना खुद का रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें हमारे में से कोई एक पर्सन इलेक्ट करना पड़ेगा ना. और अगर ऑफ कोर्स वो हमारी प्रॉब्लम्स को इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट पुट कर रहा है तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, राइट? अब देखो दिस फ्लैग इज द सिंबल ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अबाउट लोकल गवर्नमेंट्स. और ये फ्लैग आपको यही दिखा रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है लोकल गवर्नमेंट से, हमारा गांव हमारा राज्य चलेगा, मतलब ये हमारी खुद के रिगार्डिंग कि हमारा रूल है खुद का, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, है ना? पीपल डू नॉट वांट ओनली फॉर्मल लॉज, लोगों को सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट नहीं कि मैं फॉर्मल लॉज चाहिए, नो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, दे एक्चुअल वांट की चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, दे वांट जेन्युइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज. और ऐसा नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बना दी एंड दैट इज इनफ, नो, दे वांट देयर जेन्युइन इंप्लीमेंटेशन, कि एक्चुअल में वो चीजें क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही हैं, राइट? उसके अलावा राइट ब्रीफली व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्लोगन, आपको स्लोगन से क्या समझ आया? इसका मतलब यही कि हमारा गांव है और हमारा ही राज है, तो मतलब हमारी टेरिटरी है, तो ऑफ कोर्स उसको रिप्रेजेंट करने वाला हम ही में से कोई ऐसा पर्सन है, हमारे ग्रुप में से कोई ऐसा पर्सन है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन. तो बेसिकली ये क्या चीज है, इस स्लोगन से आपको क्या समझ आया, वी आर दी गवर्नमेंट हियर इन द विलेज, मतलब हम ही हमारे गांव और हम ही सरकार हैं, समझ आया? तो क्यों है ये ऐसा, इसलिए है बिकॉज वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ पावर टू दी पंचायती राज ऑल्सो, and just because of that we are able to solve the regional problems on that level only, right?
तो आप क्या समझ पाए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से ना लोगों ने इफेक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी करना शुरू किया, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने टैकल कर दी हैं, राइट। एज आई टोल्ड यू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एज आई टोल्ड यू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके चले गए, और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और वो अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम लोगों ने इतने लोकल लेवल तक भी, लोअर लेवल तक भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। आई होप all the part related to 73rd and 74th amendment and its implementation, all these things are clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts and question in comment section. We will meet in next video with the new topic, right, related to this chapter only which is left. Till then, try to revise everything, okay, try to understand everything. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot.